हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका जन्म 1883 में होता है, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। उनके जीवन परिचय संबंधित साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख, और साथ में उसने कहा था कहानी का सारांश हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और साथ में उसने कहा था कहानी का कुछ अंश हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग इस कहानी को कंप्लीट भी करेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक ये जो क्लास है, अभी तक हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक कोई सी भी क्लास नहीं देखी हो? है कोई ऐसा नालायक? बता दो जल्दी से। है सभी? सन्नाटा एक भी हम लोग। हाँ चलो, ओके ओके, थैंक यू बेटा। ओके, चलिए अब हम इसे कहानी को पूरा करते हैं। देखो, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने एक तो गुलेरी साहब का जीवन परिचय संबंधित बातें हम लोगों ने पढ़ी, साथ में साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जहां से एमसीक्यूज क्वेश्चंस के रूप में सवाल आएंगे। और इस कहानी का सारांश हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। आज हम लोग इस कहानी को कंप्लीट करने वाले हैं, इसको समाप्त करने वाले, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इनको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ चलिए, पार्ट थर्ड की हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ। बोदा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा था। कौन था बोदा सिंह? आजहरा सिंह का बेटा, यानी कि लहना सिंह की प्रेमिका का बेटा। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ था बोदा सिंह की जगह। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोदा सिंह के दुबले शरीर पर है। बोदा कराहा, मतलब बोदा की तबीयत खराब, कराहना होता है ना, अरे जैसे बीमार होते हैं कहते हैं ना, अरे मेरी माँ मर गया रे, ऐसे कहते हो ना, दर्द हो रहा है यहाँ भी ऐसे कराते हैं ना, ऐसे कह रहा है। तो एक आंख तो बोदा की तरफ था, एक आंख अपने दुश्मनों की तरफ थी कि कोई आ तो नहीं रहा है। अब लहना सिंह बोलता है, क्यों बोदा भाई, क्या है? कह रहा है पानी पिला दो, ठीक है। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोदा बोला, कंपनी छूट रही, मतलब कंपन छूट रही है। रोम रोम, यानी रेम रोम, सॉरी रोम रोम, ये रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, मतलब सर्दी है भयंकर धड़ाके की। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। अब कंबल तो दे दिया, अब कहता है जर्सी भी ले लो मेरी, लहना सिंह कह रहा है। गजब। फिर बोदा कहता है, और तुम? मेरे पास सिगड़ी है। सिगड़ी जानते हो ना, जिसमें मिट्टी की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, जिसमें आग जलाई जाती है, ऐसे कोयले से या हो जाते हैं, ऐसे सिगड़ी, आग जल रही है। और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, अब मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है विलायत से, मैं बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। गोरी मैम, याद है? हाँ, तो कैसे उसने बनाकर भेजा है, मेरे पास एक और कोट उतार कर जर्सी उतारने लगता है बोला सिंह को देने के लिए। सच कहते हो? बोला सिंह कह रहा है लहना को, सच कह रहा है ना? और नहीं झूठ? क्या झूठ बोल रहा हूँ? और वो झूठ ही बोल रहा, तो कोई स्वेटर नहीं आई थी। यूं कहकर नहीं करते बोदा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट, जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी। बता चुका था मैं पहले, झूठ है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार अजहरा सिंह। आधा घंटा बीता, ये बात कर रहे थे उसके बाद में, जर्सी देने के बाद में, तो उधर से एक आवाज आई, सूबेदार अजहरा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। ये दुश्मन है, पहचान जाएगा अपने लहना सिंह। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम दावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। पूर्व दिशा के एक जर्मन खाई है, यानी कि 1 मील दूर।
उसमें 50 से ज्यादा है जर्मन नहीं है, यानी 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। अब लेफ्टिनेंट साहब कह रहा है कि वहां मैंने 15 जवान खड़े खड़े करके आया हूं, जहां 3-4 घुमाव वहां पर मैंने 15 एक जवान खड़ा करके आ गया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। कहते तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ दो, लेफ्टिनेंट साहब कह रहा है, और सारे आदमी उनकी तरफ जाओ, उनसे मिल लो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म नहीं मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। लेकिन लहना सिंह अब पहचाना देखना। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। तभी वो लेफ्टिनेंट साहब पकड़ा गया। लहना सिंह समझ गया था कि सिगरेट तो नहीं पीते लेफ्टिनेंट साहब। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए। गंजा था लेफ्टिनेंट साहब जर्मन का, और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेंजिमेंट में थे। अब वो जांच रहा है कि क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ, और कभी गए नहीं थे शिकार करने के लिए। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में, याद रखना जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। कहीं नहीं गए थे, बस वो तो लेफ्टिनेंट साहब का थोड़ा परख रहे थे कि वास्तव में लेफ्टिनेंट साहब ही हैं क्या। वैसे ठनक तो गया तो उसका माथा कि ये तो नहीं है लेफ्टिनेंट साहब। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। ये नीलगाय ये सब झूठ बोल रहा है वो तो उसको पहचानने के लिए। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने मजा है क्यों साहब। शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। भाई कयामत आ गई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी में आई है। खड़े हो जाओ जल्दी से। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। लहना सिंह कह रहा है वजीरा सिंह को। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है? सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, नालायक पूरा उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में दावा होगा। उधर जो 10 खड़े करके आया था ये बोल रहा था कि उधर 10 यहाँ खड़े और सारे उधर जाके मिलो, है दावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। अब जो पलटन हमारी गई है उन्होंने कहा ना कि घुमाओ में मैंने 10-15 सैनिक खड़े करके आया हूँ, तो वहां पे उनसे मिल लो जा करके। तो उनके पदचाप होंगे पैरों के, जल्दी से दौड़ो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।
सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले आओ खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। यानी कोई पत्ता तक नहीं हिलना चाहिए, खड़कना नहीं चाहिए। सूखे पत्ते थे मुरझाएंगे ना, मुरझा जाते, पैर रखते हैं तो फिर लेफ्टन साहब भी थोड़ा समझदार है, समझ जाएगा। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की, लहना कह रहा है, वजीरा सिंह बोला हुक्म तो यह है कि यहीं रहो, लेकिन वो कह रहा है ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ, मैं लेफ्टन साहब को देखता हूँ और तुम जल्दी से जाओ, उनको बुला लो। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख। क्यों? एक सिख 1.25 लाख के बराबर, एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। कहे तुम तो 8 ही हो, 8 नहीं, हम 10 लाख है। एक सिख कितने बराबर? 1.25 लाख के बराबर है। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टन साहब ने जेब से बैल के बराबर 3 गोले निकाले, जेब से। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। यानी उसको गुत्थी को जलाने वाला था, उस तीनों गोले लगा दिया दीवारों में, लगाने वाला था आग। इससे पहले ही दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर दे मारा, दिया सलाई गिर गया। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोठ यानी ओ माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब में के हवाले कर दिया, जेब में रख लिया। साहब की मूर्छा अठी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहां से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाडे से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माजे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा था, समझ गया तो वो सब पता। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 5 साल रहा था लेफ्टिनेंट साहब को, उसको चकमा देने के लिए कितनी आंखें चाहिए? 4 आंखें चाहिए, 2 से काम नहीं चलेगा। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। अब तुर्की मौलवी कहानी याद रखना, वो लहना सिंह जो बताता है एग्जाम में पूछा गया था, आपकी बार भी आ सकता है। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया, औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था। एक मौलवी आया, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था, नालायक, और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर उक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले पढ़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। कौन कौन? विमान वेद पढ़ पढ़ के कौन? जर्मनी वाले। गो याद रखना है, जर्मनी वाले। गो यानी गाय को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। कि डाक खाने से रुपये निकालो, सरकार का राज्य जाने वाला, सरकार जाने वाली है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। और डाक बाबू का नाम क्या था? पूछा जाएगा डाक बाबू का नाम क्या था, तो पोलू राम। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, मेरे गांव में अब पैर रखा तो देख ले, तेरी जान ले लूंगा। मुल्ला जी को, मौलवी जी को निकाल दिया था, डरा दिया था नालायक गांव वालों को। साहब की जेब में से पिस्तौल चला, लहना की जांग में गोली लगी।
उसने जेब में हाथ डाल रखा था, उसने सर्दी में था, जेब चेक नहीं की थी पतलून की, तो पतलून से ही उसने जेब में से गोली चला दी और लहना सिंह के जांग में गोली लग गई। लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। अब ये हेनरी मार्टिनी, ये बंदूक का नाम है, इससे 2 गोले चलाए और साहब का क्रियाक्रम कर दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस करके बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, खून निकलना बंद हो गया था। जांग में लगी थी गोली। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। 70 जर्मन, याद रखना कितने जर्मन? 70। एमसीक्यू से ध्यान रखना। सिखों के बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे थोड़े से मिनटों में ही। यानी यहां तो बेचारे 8 ही थे, वो 70 थे नालायक जर्मन। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। 2 चक्की पीठ में पाटों में कैसे आए? उधर से वजीरा सिंह गया हुआ था पलटन, अपने पलटन को लेने के लिए, जो लेफ्टिनेंट साहब ने भेजा था, है ना। और इधर से 8 लहना सिंह और बोधा सिंह तो सो रहा था, और भी जो 8 थे वो इधर से, और उधर से बीच में कौन थे? जर्मन। इसलिए 2 पार्टों के बीच में जर्मन फंस चुके थे। पीछे से सूबेदार अजहरा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों की संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा। सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सिखों में कितने के प्राण गए? 15 के। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई, और दाहिने कंधे में से गोली एक तो जांग में पहले लगी, लेफ्टिनेंट साहब ने मारा नालायक ने, एक यहाँ पे गोली आर पार हो गई थी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी, एक पसली में लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया था। घाव को गीली मिट्टी से पूरे जिससे ब्लड रुक जाए, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। एक तो जांग में लग चुका था, एक कंधे से, दाएं कंधे के, याद रखना किस कंधे में गोला, ऐसे पूछा जाएगा, बाएं कंधे में, दाएं कंधे में, और एक पसली में। तो किसी को पता नहीं, दूसरा घाव भी लग चुका है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणा उपदेश आचार्य दंत वीणा के उपदेश आ रहे थे, आचार्य जी के कहलाती थी। कैसी की? बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणा उपदेशाचार्य कहलाती थी। ऐसे चल रही थी हवा। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही है। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे, और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। वजीरा सिंह, अजहरा सिंह सब सराहना कर रहे थे किसकी? लहना सिंह की। यार तू नहीं होता ना तो आज सब मारे जाते। वजीरा सिंह तो फिर भी नहीं जा रहा था। कहते हुक्म तो ये है कि यहीं रहो। कहते हुक्म क्या? हुक्म की ऐसी की तैसी, मैं हूं यहाँ बड़ा अफसर, अब मेरा हुक्म चलेगा। तुम जल्दी से हजारा सिंह जो पलटन गई थी उसको ले आओ साथ में। इसीलिए 70 जर्मन, इधर 8 बेचारे, उधर 70 जर्मन। लेकिन पीछे जो वजीरा सिंह हजारा सिंह की पलटन को लेके आया था, तो बीच में फंस गए थे जर्मन, तो मार के। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी और 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट से 2 डॉक्टर, 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची थी। 1.5 घंटे में फील्ड अस्पताल नजदीक था, और फील्ड अस्पताल नजदीक था ये किसने दिया? कि 3 मील दूर
एक खंदक और था, एक खाई वाले और, तो उन्होंने फोन कर दिया, 2 डॉक्टर आ गए थे, 2 गाड़ियां आ गई थी बीमारों को उठाने के लिए। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। 15 सिख मारे गए थे बेचारे। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सूबेदार देखा जाएगा, सवेरे सुबह देखे जाएगा। सुबह मतलब मॉर्निंग में। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, बोधा सिंह को बुखार हो रहा था और बर्रा रहा था मतलब कर रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। अब सूबेदार हजारा सिंह जा नहीं रहे थे लहना सिंह को छोड़कर। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम, अब ये देखो समझा देता हूँ। अजहरा सिंह नहीं जा रहा था लहना को छोड़कर, लेकिन लहना ने सौगंध दे दी अजहरा सिंह कि तुम्हें अपने बेटे बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, ये तुम इस गाड़ी में नहीं गए तो। अब अजहरा सिंह कहता है, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अब वो वजीरा सिंह की गोद में लेटेगा और पूरी जिंदगी उसकी आंखों में आ जाए, क्यों मरने वाला था बेचारा। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। अब अजहरा सिंह जैसे चढ़ गया तो लहना सिंह बोलता है कि होरा को चिट्ठी लिखो ना, अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखो ना, तो मेरा मत्था टेकना जरूर लिखना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया है। हाँ? कहाँ? पता नहीं, सूचना नहीं थी। कोई बच्चे क्या होते हैं आजकल, यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो वो बच्चे मिलने के लिए आ जाते हैं, तो मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। अब अजहरा सिंह चढ़ते चढ़ते कह रहा है कि तूने, है ना लहना, तू जा नहीं रहा, तू धोखा दे रहा है, तूने मेरी और बोधा की जान बचाई है, तुझे चलना चाहिए साथ। लेकिन वो क्या कहता है कि होरा को जब चिट्ठी लिखे ना तो मेरा माथा टेकना जरूर लिखना, और जब घर जाओ ना तो होरा से कहना कि लहना से जो तूने कहा था ना वो कर दिखाया है। प्यार में यही तो होता है। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, कि लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे ना लहना, तू अपने मुख से कह देना होरा को, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, कि अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। समझ तो वो भी गया था, लेकिन वो जानता था कि लहना सिंह बहुत अच्छा इंसान है। जब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना, और यह भी और कह भी देना, लिख भी देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दो और मेरा कमरबंद खोल दो, तर हो रहा है। अब वजीरा की गोद में लेट गया, कह रहा है वजीरा पानी पिला दो, मेरा कमरबंद खोल दो, तर हो रहा है। लास्ट पार्ट है ये अपनी कहानी, इस कहानी का। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना 12 वर्ष का था। कब? जब उसने होरा से पहली बार मिला था। 8 वर्ष की थी होरा। याद है? तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई यानी तेरी सगाई हो गई है क्या दत्त? याद होगा, उम्मीद करता हूं। अमृतसर के मामा के यहाँ आया हुआ, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, जब दत्त कहकर वह भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम से फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ और क्रोध हुआ। क्यों हुआ? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब किसी को जो अच्छा लगता है मन से, तो कहने का मतलब क्या है, आप मूवी देखते होंगे, सीरियल देखते हैं तो ऑटोमेटिक दिल धक धक करता है कि हाँ यार मुझे अच्छी लगती है या मुझे अच्छा लगता है, दोनों तरफ से। गलत में समझना बेटा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन बातों को। वजीरा सिंह पानी पिला दे यार, कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। 25 वर्ष बीत गए, यानी उस बात को 25 वर्ष बीत गए, यानी कि
12 साल का था, 25 37 साल का हो चुका है लहना सिंह। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स के जमादार हो गए हैं, याद रखना, ये पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, 77। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर गया। यानी कि जब 7 दिन की, याद रखना कितने दिन की छुट्टी मिली थी, जमीन की मुकदमे की पैरवी करने गया तब अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। यानी जैसे बॉर्डर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो कहते हैं ना छुट्टियां कैंसिल हैं, लड़ाई हो चुकी है पाकिस्तान से, जल्दी आ जाइए। ऐसे ही लाम पर जाना था सबको, छुट्टियां कैंसिल हो गई थी, 7 दिन की छुट्टियां मिली थी, है ना, वो सब। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना। हजारा सिंह की छुट्टी मिली कि हम भी साथ साथ चलेंगे लाम पर, जाते समय हमारे घर होते जाना, हम भी साथ साथ चलेंगे। साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। सूबेदार ने पहचान गई थी, ये तो वही लड़का है। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? कह रहा है नहीं। सूबेदार ने कह रही मुझे पहचाना? लहना सिंह कह रहा है नहीं पहचाना। तेरी कुरमाई हो गई दत्त, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। बाहों की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वो जीरा पानी पिला दो, उसने कहा था। कहते हैं ना, इंसान की जब मौत आती है, इंसान जब मौत के नजदीक होता है, तो उसकी पूरी लाइफ उन चंद मिनटों में पूरी की पूरी लाइफ घूम जाती है चेहरे के सामने, आंखों के सामने। जैसे सूबेदार ने कहा तेरी कुर्माई होगी दत्त, अमृतसर के बाजार में स्वपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहते हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में, याद रखना, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। यानी कि ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया गया कि मैं भी अपने पति के साथ, सूबेदार जी के साथ क्यों न चली जाती, मैं उनके साथ रहती। ऐसा कोई नियम नहीं था। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुई है, एक ही वर्ष हुआ है बोदा सिंह, जो जिसके बारे में कह रहा है कि एक ही बेटा है मेरा, और वो भी फौज में भर्ती हुए 1 साल ही हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। उसके बाद में 4 और हुए थे, लेकिन एक भी जिंदा नहीं बचा, सब मर चुके थे। याद रखना, उसके पीछे कितने हुए? 4। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। अब पति अजहरा सिंह सूबेदार जी और मेरा बेटा 1 वर्ष बाद जिसे नौकरी लगे, फौज में है। अब दोनों जा रहे हैं, मैं अकेली हूं, मैं यहाँ क्या करूंगी? ऐसा कोई नियम बनाया होता कि मैं भी इनके साथ चलती, पर ऐसा कोई नियम नहीं था। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। ओबरी यानी बरामदा होता है जो। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दो, उसने कहा था। कह रहा तांगे वाला जो घोड़ा था वो जब बिगड़ गया था, तो तुम मुझे बचाने के लिए स्वयं घोड़े की टांगों के बीच में जल गए थे और मुझे दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। उस समय तुमने मेरी जान बचाई थी। अब मैं अपना आंचल पसारती हूं, तुम मेरे बेटे और पति की ऐसे ही जान बचाना। और आंखों में आंसू आ रहे थे। रोती रोती ओबरी में चली जाती है और लहना सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे।
और वह बाहर आ जाता है। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। कीरत सिंह उसका भाई था, ध्यान रखना। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले, अपनी जांग पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, यानी कि एक आम का पौधा लगाया था उन्होंने घर। चाचा भतीजा, अच्छा सॉरी भतीजा, ये इसका भाई नहीं है। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। नहीं नहीं नहीं, कीरत सिंह उसका भाई और उसका भतीजा भी था, तो वो उस प्रकार से बता रहा है उसका बेटा होगा। वजीरा सिंह के आंसू टप 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 टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 यानी 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह, मर गया बेचारा। तो याद रखना, ये फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों में, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये आपकी कहानी समाप्त होती है। ये थी आप लोगों की कहानी जो आप लोग कल स्टार्ट किया, आज हमारी ये खत्म होती है। तो इस कहानी को थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे वो मैं भी बता देता हूँ। ज्ञानी मत बनना प्लीज। यदि एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर, उनके उत्तर, प्रश्नों के उत्तर जितना जैसा मैंने लिखा है जो का त्यों आपको लिखना है। ज्ञानी मत बनना प्लीज, यदि आप लोगों को 100% मार्क्स चाहिए तो। पहला सवाल, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो आपको पता होगा 5 भागों में बटी हुई है। इसके 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पहले और दूसरे में, पहले और पांचवें में युद्ध का वर्णन नहीं है। कहानी की पात्रों की सूची बनाइए। लहना सिंह नायक है, सूबेदार नहीं, सूबेदार हजारा सिंह बोदा, सूबेदार का पुत्र वजीरा सिंह तथा लपटन साहब। पाठ से लहना और सूबेदारी के संवादों को एकत्र कीजिए। तेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरा, ये नहीं आएगा इतना, वैसे देखते रहना आप। ये कल देखते नहीं, यह रेशमी कटा हुआ सालू, यह सुनते ही लेना की क्या प्रतिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना इसको, ठीक है। जाडा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह ने इस कथन का आशय बताइए, यानी कहने का मतलब है सम्मान नहीं मिलता है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा किस कथन से, किसकी ओर? मैम, फ्रांस की मैम, महिला की ओर। वो कहते हैं मैं मुल्क की रक्षा करने आया, मैं तुमसे पैसे कैसे लूं? लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी, क्या कहता था? पैसे निकाल लो। जर्मनी वाले पंडित हैं, वे पेट पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। लहना का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों इस पढ़नीय, इस कथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है सवाल, ध्यान रखना इसको। प्रश्न का अभिप्राय, ये आपको स्मृति कुछ समय पहले सब कुछ पूरी जिंदगी दिमाग यानी आंखों के सामने निकल जाती है, तो वो चीजें ये देख लेना एक बार इसको। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो कहानी का प्रमुख नायक और प्रमुख, ये ध्यान रखना, आ सकता है ये सवाल, और ऐसे पॉइंट बना बना के लिखना है। सच्चा प्रेमी, चतुर, समझदार, बहादुर, दायित्व बोध, वचन पालन, ठीक है, ऐसे लिख देना। उसने कहा था कहानी का पाठ का सारांश। अब ऐसे मत लिखना इस कहानी का सारांश, ऐसे मत लिखना। कहानी का सारांश कैसे लिखोगे? जैसा मैंने स्टार्ट में फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था ना मैंने, वैसे लिखना है। ये तो मैंने इसलिए लिखा कि आपको वैसे ध्यान रहे बस बार बार, क्योंकि वही चीज आती अच्छा नहीं लगता। तो सारांश को कैसे लिखना है? पॉइंट बना बना के लिखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक चैप्टर का सारांश लिख लो, इसको दिमाग में बसा लो, यानी कि उसको रट लो इसको, कि प्रत्येक पाठ का सारांश हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ऐसे रामायण नहीं लिखनी है। इसको तो बस वैसे लिखने, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि आप लोगों को एक बार कहानी फिर से दिमाग में आ जाए। कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों? और या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे तो अपना पक्ष लिख दिए, अपने अनुसार लिखना है। मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, तो ऐसा ही लिख देना आप भी। उसने कहा था कहानी केंद्रीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना।
उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? तो कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि मानवीय संबंधों को प्रस्तुत करने वाली कहानी जिसमें यथार्थ यानी वास्तविकता और आदर्श का विलक्षण समन्वय है। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? कीरत सिंह, याद रखना। कीरत सिंह था, भतीजा था भाई, वो भाई नहीं था, सॉरी। उसमें बताया था ना थोड़ा वो आ रहा ना चाचा भतीजा, तो मैंने सोचा होगा उनका बेटा कोई, तो कोई नहीं, लहना कीरत सिंह था भतीजा। उसने कहा था कि पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि के चाम, मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। ये पंक्तियां किस आलोचक की है? तो शुक्ल जी की है। ये ऐसे कथन आएंगे ना तो वो एमसीक्यूज के रूप में आएंगे। कहाँ का जलजला भीषण था? नगरकोट का। फिरंगी मैम के बाग में क्या 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 था? मखमल जैसी हरी घास थी। अंधेरे जर्मन अंधेरे में क्या करते थे? 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसंग और दोनों लिख देना, ये व्याख्या, ठीक है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। गद्य का विकास किस काल में? आधुनिक काल में हुआ था। गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? द्विवेदी युग के थे। अब ये कुछ सवाल हैं, इनके आंसर आप लोगों को मुझे देना है फटाफट। पॉल स्टार्ट हो गया, 30 सेकंड में आंसर दो। उसने कहा था, बताया भी था, रचना है किस वर्ष में लिखी गई थी ये कहानी? बताइए, आंसर आप लोगों को मुझे देना है फटाफट। पॉल स्टार्ट हो गया, 30 सेकंड में आंसर दो। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? किस वर्ष में लिखी गई थी ये कहानी? बताइए। तो 15, अभी अभी मैंने बताया भी था। महात्मा गांधी में भेंट कहाँ हुई थी? या त्रि, त्रिपति, श्वेता। लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? गली में, चौक में, ट्रेन में, सड़क पर, कहाँ हुई थी भाई? चौक में, याद रखना। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और इनके आंसर है ना स्लाइड पे नहीं दिया दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, लड़की कहाँ रहती थी? मगरे में, अतर सिंह की बैठक में, मामा के घर में, नानी की कोठी में? बताइए, लड़की कहाँ रहती थी? बताओ बताओ बताओ। कहाँ रहती थी? अतर सिंह की बैठक में, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था, लहना सिंह था, बारक सिंह था, उधम सिंह था? पलटन का विदूषक, विदूषक बताइए। अच्छा सवाल है, आ सकता भी है, उसने कहा था भी है, वजीरा सिंह। गुलेरी जी कौन सी कहानी नहीं है? बुद्धू कांटा भी है, उसने कहा था भी है, सुखमय जीवन त्रिछ नहीं है। उदय प्रकाश जी का त्रिछ था। कौन सी कहानी हिंदी कहानी में विकास का मील का पत्थर, माने मील का पत्थर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरस्कार नहीं, ये तो जयशंकर प्रसाद जी की है। पंच परमेश्वर नहीं, ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। तीनों ही नहीं, उसने कहा था मील का पत्थर मानी जाती है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानियां? चरित्र प्रधान है, ऐतिहासिक है, सामाजिक, इनमें से तीन कोई। तो कैसी कहानी है भाई? चरित्र प्रधान, चरित्र प्रधान। याद रखना, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। चरित्र प्रधान। उसने कहा था कहानी, आ गया ये तो। सिख राइफल से जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बता सकते हैं नंबर क्या था? कितना था? 77, 77। हाँ बेटा, अब देखो यहाँ पे समरी की हम लोग बात करें तो एक तो जन्म 1883, कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान। निधन याद रखना है, मृत्यु याद रखना है, और पिता का नाम याद रखना है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, ये याद रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए थे ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, और ये चीजें ध्यान रखना है। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था,
ठीक है, मोर सिमाओ कुंठाओ, ठीक है, कछुआ धर्म, ये तो रचना याद रखना। साथ में जो इस कहानी का सारांश है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जिन्होंने मैंने कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको ध्यान में रखना है बेटा। और होमवर्क की बात करूं, पीडीएफ जैसे ही मिल जाए, जितना मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा, समझना है आप लोगों को। पीडीएफ जैसे ही मिलते जाए इसे कम से कम 2 बार रीड करना है। और जितने सवालों को मैंने कहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारांश सुरांश, उसको बिना देखे 2 बार लिखना है। बिना देखे आपने लिख दिया, बिना देखे 2 बार लिखना है बस। आपको ऐसा लगे ना यार ये चीज मुझे याद नहीं होती है, सच बताऊं मैं कम से कम उसे 5 से 7 बार बस आपको रीड कर लो, यानी कि पढ़ लो, वो 70 से 80% है ना, आप लोगों को वैसे याद हो जाएगी। ध्यान रखना। और उसे फिर है ना 100% करना है, तो उसे लिख लो बिना देखे, बिना देखे लिख लो बस। और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, ये काम करना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। एक बार मैं आपके डाउट बॉक्स देख लेता हूँ।